नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। इतिहास के शरीर पर कई घाव होते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं भरा जा सकता। भारत के इतिहास पर ऐसा ही एक घाव है भोपाल गैस कांड। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि नागासाकी हिरोशिमा की तरह ही एक नरसंहार था, जिसे अंजाम दिया था हमारे सड़े गले सिस्टम ने। आज से ठीक 40 साल पहले 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल पर जो गुजरा, उसे न केवल रोका जा सकता था, बल्कि दुर्घटना के बाद भी पीड़ितों के घाव भी काफी हद तक भरे जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भोपाल में उस रात क्या हुआ था, उसे सिर्फ गजाला की आंखें देखकर ही महसूस किया जा सकता है। उसकी आंखें वो दर्दनाक हकीकत हैं जिसे कोई एक बार देख ले तो जीवन भर नहीं भूल सकता। गजाला उर्दू का शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होता है खूबसूरत आंखें। शायद गजाला की खूबसूरत आंखों को देखकर ही उसके माता पिता ने उसका नाम गजाला रखा होगा। लेकिन 1984 की उस रात गजाला की आंखों को भोपाल गैस कांड की नजर लग गई। जहरीली गैस ने गजाला की आंखों की न केवल रोशनी छीन ली, बल्कि उन्हें बदनुमा भी बना दिया। गजाला का गम उसके माता पिता देख नहीं सके और कुछ सालों बाद ही वो भी गुजर गए। गजाला अकेली रह गई। और जानते हैं गजाला को अपनी आंखों की क्या कीमत मिली? सिर्फ 3 लाख रुपए, वो भी किस्तों में। क्या 3 लाख रुपयों में एक अकेली नेत्रहीन औरत अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है? क्या गजाला कभी उस समय की राजीव गांधी सरकार को माफ कर पाएगी? अब तक आप सोच रहे होंगे, अभी आप सोच रहे होंगे कि गजाला की इस दर्दनाक कहानी के बीच में राजीव गांधी कहां से आ गए। वो इसलिए क्योंकि गजाला की खूबसूरत आंखों की मामूली कीमत लगाई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने। आज पूरा सच में हम आपको गजाला की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे। आज पूरा सच में हम बताएंगे कि भोपाल के लाखों गैस पीड़ितों के साथ किया गया वादा कैसे राजीव गांधी की सरकार ने तोड़ दिया था। आज हम बताएंगे कि भोपाल में गिरी हजारों हजार लाशों के पहाड़ पर बैठकर उस समय की राजीव गांधी सरकार ने भोपाल की फिजा में जहर घोलने वाली यूनियन कार्बाइड से समझौता कर लिया था। क्या थी वो शर्मनाक और धोखे से भरी ढील? आज हम आपको उसका सच बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जिस यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, उसे कैसे दामाद बनाकर सरकारी प्लेन में बिठाकर भोपाल से रवाना कर दिया गया। आज भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी पर भोपाल के लोगों का दर्द, पूरा सच उनके दर्द का सामने आएगा, और साथ ही पूरा सच सामने आएगा भोपाल के गुनहगारों का। आज एक एक चेहरा बेनकाब होगा। उस समय की केंद्र सरकार राजीव गांधी की थी और मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार थी अर्जुन सिंह की। और यह मानवता के खिलाफ उनके द्वारा किया गया ये जो काम था, कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से ना बच जाए, इसलिए आपको सबसे पहले 1984 के भोपाल गैस कांड का काला सच जानना बहुत जरूरी है। यह तो आप सबको पता है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात 12:05 पर भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस रिसी थी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 15,000 लोग मारे गए थे। ये आंकड़े अलग अलग सरकार ने अलग अलग समय पर दिए, लेकिन हकीकत में हादसे के 10 दिनों के अंदर ही मरने वालों की संख्या 50,000 पहुंच चुकी थी। और एक अनुमान के मुताबिक अब तक यह संख्या 2 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की तत्कालीन अर्जुन सिंह सरकार ने मरने वालों के आंकड़ों को छुपा लिया था। भोपाल के लोग बताते हैं कि हजारों शवों को सामूहिक कब्रों में या तो दफन कर दिया गया या फिर सामूहिक चिताओं में जला दिया गया। यह हादसा नहीं था, बल्कि भारत सरकार की नाक के नीचे हुआ एक नरसंहार था। यह हादसा कभी नहीं होता अगर मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सरकारों ने यूनियन कार्बाइड को पहले ही बंद कर दिया होता, क्योंकि हादसे से 3 साल पहले से ही यूनियन कार्बाइड में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। और कुछ पत्रकारों ने
अखबारों में इसके बारे में खबर भी छापी थी। इन्हीं में से एक थे स्वर्गीय राजकुमार केसवानी, जिन्होंने हादसे के कई महीने पहले सरकार को संभावित खतरे के बारे में सचेत कर दिया था अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से, लेकिन तत्कालीन अर्जुन सिंह सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। आइए सुनते हैं पत्रकार स्वर्गीय राजकुमार केसवानी के छोटे भाई शशि कुमार केसवानी ने इस बारे में डीडी न्यूज से क्या कहा। हमें थोड़ी सी यूँ जानकारी थी, मेरे बड़े भाई राजकुमार केसवानी ने उसके लिए लिखा था और मैं उनका असिस्ट कर रहा था उस टाइम पे। ये हमारे बड़े भाई ने ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल 1 से 1.5 घंटे के अंदर इंसानी लाशों का ढेर, इस तरीके टाइटल से रपट अखबार में, जनसत्ता में, कई अखबारों में लिखा। उसके अलावा कई जगह चिट्ठियाँ लिखी गई, कई पत्र लिखे गए, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था उसमें। एक भयावह मंजर था कि रोड पे लाशें पड़ी हुई थी, मवेशी पड़े हुए थे। हमीदिया हॉस्पिटल में 184 लाशें 1 मिनट में आ गई थी, जो किसी को पता नहीं पड़ा कि साहब रात को 12:40 पे 144 डेड बॉडी आ जाएं। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। कम से कम 2000 मरीज़ आ जाएं तो डॉक्टर मतलब इस तरह से घबरा गए थे, वो दहशत से भर गए थे, हम करें क्या। और जब इलाज पता नहीं हो तो उस टाइम क्या करेगा कोई डॉक्टर। तो भोपाल गैस कांड होने के बाद जब जिंदा बचे पीड़ित हादसे के बाद संभले तो उन्होंने मुआवजे की मांग उठाई। अमेरिकी कानून के मुताबिक ऐसी दुर्घटनाओं का मुआवजा प्रति व्यक्ति लाखों डॉलर होता है। इस हिसाब से यह अंदाजा लगाया गया उस समय कि भोपाल में 1984 के समय अंदाजा था कि हर पीड़ित को कम से कम 10 से 20 लाख रुपए मिलेंगे, जो उस समय के हिसाब से 1984 के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। और यह बात अमेरिका के वकील भी जानते थे। लिहाजा हादसे के तत्काल बाद पीड़ितों का मुआवजे का केस लेने के लिए अमेरिका के सैकड़ों वकील भोपाल पहुंच गए। इस घटना का वर्णन किया है दुनिया के सबसे जाने माने लेखकों में से एक डोमिनिक लापियर ने अपनी मशहूर किताब 5 Past Midnight इन भोपाल में। यह वही डोमिनिक लापियर है जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी दुनिया की सबसे मशहूर पुस्तक लिखी है। भोपाल गैस कांड पर लिखी अपनी इस किताब के पेज नंबर 322 पर डोमिनिक लापियर लिखते हैं कि भोपाल गैस कांड के बाद न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया से वकील भोपाल पहुंच चुके थे। इन्हीं में से एक अमेरिका के जाने माने वकील मेलविन वेल्ली भी थे। उन्होंने घोषणा की कि वो मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में 15 अरब डॉलर का केस दायर करने जा रहे हैं। यह उस दौर में भारत को मिली कुल विदेशी मदद का 2 गुने से भी अधिक था। यह इतनी बड़ी धनराशि थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी अर्जुन सिंह का दफ्तर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए युद्ध का मैदान बन गया। अमेरिका के वकील भोपाल में अपने क्लाइंट पाने के लिए शिकारियों की तरह लड़ते थे, लेकिन जब इन वकीलों के सामने पहले पीड़ित व्यक्ति को लाया गया तो अमेरिकी वकीलों को अपनी उबकाई रोकना मुश्किल हो गया। इन पीड़ितों में से कुछ अंधे थे, कुछ लाठी के सहारे खुद को घसीट रहे थे और कुछ स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। अमेरिकी वकील भयभीत होकर अपने क्लाइंट्स की तरफ देख रहे थे। इन वकीलों ने हर पीड़ित को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का वादा किया था। तो इस तरह से हर पीड़ित को, हर भोपाल के गैस पीड़ित को उम्मीद थी कि उसे कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा तो मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यह 1984 की बात है। 10 लाख रुपए उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इसी के बाद शुरू हो गया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार का असली खेल। भोपाल गैस कांड के केस को अमेरिकी अदालत में ले जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वहां के कानूनों के मुताबिक मुआवजे की रकम हजारों हजार करोड़ डॉलर्स में होती, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने तय किया कि इस केस को भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि राजीव गांधी सरकार का खेल यहां खत्म हो गया होगा तो आप गलत हैं। इसके बाद भी खेल होता रहा, खेल पर खेल होता रहा। दरअसल हादसे के बाद लाखों पीड़ितों ने मुआवजे के लिए अलग अलग दावे ठोके थे। केस अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ था, इसलिए राजीव गांधी की सरकार ने गैस पीड़ितों को संसद के जरिए एक भरोसा दिलाया। राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि इतने सारे केस सब लोग अगर अलग अलग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि भारत सरकार एक एक्ट बनाकर कानूनी लड़ाई के सारे अधिकार खुद ले ले और सभी गैस पीड़ितों की तरफ से अदालती लड़ाई लड़ी जाए। लिहाजा राजीव गांधी ने संसद में अपने प्रचंड बहुमत की दम पर एक्ट पारित करवाया।
जिसका नाम था भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। गैस पीड़ितों को लगा कि राजीव गांधी तो देवता हैं, देखो उनकी सरकार कितनी मदद कर रही है, बेचारे हम सब अकेले अकेले यूनियन कार्बाइड जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से आखिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर भारत सरकार हमारी ओर से अदालत में लड़ेगी तो उसकी ताकत के आगे यूनियन कार्बाइड की हार तय है और बदले में हमें अच्छा खासा मुआवजा मिल जाएगा, ऐसा भोपाल के गैस पीड़ित सोच रहे थे। और गैस पीड़ितों ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना पूरा भविष्य राजीव गांधी की सरकार के हाथों में छोड़ दिया। राजीव गांधी सरकार ने यूनियन कार्बाइड से मुआवजे की रकम वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया और सुनवाई भी शुरू हो गई। लेकिन तभी इस केस में आया एक मोड़। 1989 के आते आते राजीव गांधी को यह एहसास हो गया कि इसी साल होने वाले चुनावों में उनकी सत्ता जाने वाली है, तो जाते जाते उन्होंने कर दिया एक खेल क्या था दोस्तों? पूरे 50,000 लाशों का सौदा था और साथ ही सौदा था गजाला की आंखों का। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था। भोपाल के गैस पीड़ितों की तरफ से राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन कार्बाइड पर 3,900 करोड़ रुपए का दावा ठोका। कई लोगों के मुताबिक यह रकम भी कम थी और मुआवजा इससे कहीं ज्यादा बनता था, लेकिन लोग फिर भी तैयार हो गए। लेकिन 14 फरवरी 1989 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर अचानक राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन कार्बाइड से एक समझौता कर लिया कोर्ट के बाहर। और जानते हैं इस समझौते की कीमत क्या थी? सिर्फ और सिर्फ 715 करोड़ रुपए। सोचिए, राजीव गांधी की सरकार ने कार्बाइड से कहा तो 3,900 करोड़ रुपए मांगे थे और डील कितने पे कर ली? 715 करोड़ रुपए पर। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने क्या किया। ठीक अगले दिन यानी 15 फरवरी 1989 को राजीव गांधी सरकार और यूनियन कार्बाइड के समझौते को सही मानते हुए टर्म ऑफ सेटलमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। एक टर्म ऑफ सेटलमेंट के मुताबिक यूनियन कार्बाइड सिर्फ 715 करोड़ रुपए की मामूली सी रकम देकर बच निकली। तो कानूनी भाषा के बजाय आसान शब्दों में कहा जाए तो यूनियन कार्बाइड ने गैस पीड़ितों के मुंह पर 715 करोड़ रुपए मारते हुए कहा कि भिखारियों, ये पकड़ो भीख और दफा हो जाओ, अब किसी कोर्ट कचहरी अदालत में मत दिखना, आज से हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म, अब आओ और जाकर तिल तिल कर मरो, तुम अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमने तुम्हारे आका राजीव गांधी के साथ समझौता कर लिया है। तो राजीव गांधी सरकार के इस धोखे पर 2010 में बीजेपी नेता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। 615 करोड़ के 2 ड्राफ्ट, एक 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर का और एक 68 करोड़ रुपए के भारतीय रुपए का 2 ड्राफ्ट मेज पर पटकते हुए, हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए, अपनी ताकत पर इठलाते हुए और गैस पीड़ितों को ठेंगा दिखाते हुए यूनियन कार्बाइड के लोग बाहर निकल गए। बाहर गैस पीड़ित संगठन खड़े थे। गैस पीड़ित संगठनों ने नारे लगाने शुरू किए। गैस पीड़ित के मृतकों के परिजनों ने आंसू बहाने शुरू किए। तो बाहर निकल करके भारत सरकार के कुछ लोगों ने समझाना शुरू किया, अरे अच्छा हुआ इतना मिल गया, पता नहीं आपको ये भी मिलता कि नहीं मिलता। जब वो समझा रहे थे उस समय मेरे मुंह से एक शेर निकल रहा था, याद आ रहा था एक शायर का कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो राजीव गांधी की सरकार का यह खेल यहीं खत्म नहीं होता है। मृतकों की संख्या और बीमारियों की संख्या कम करके बताई गई, जिससे कम से कम सरकार को मुआवजा देना पड़े। एक अध्ययन के मुताबिक भोपाल गैस कांड में उस रात और बाद के कई महीनों में उस गैस के प्रभाव से करीब 50,000 लोग मारे गए थे। संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने सिर्फ 5,265 लोगों को मौत उनकी हुई है ऐसा माना और गैस पीड़ित होने का दावा 10 लाख लोगों ने किया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 5,74,000 लोगों को ही गैस पीड़ित माना। फिर भी सोचिए, क्या 715 करोड़ रुपए की रकम इन करीब 5.5-6 लाख लोगों के लिए काफी थी?
भोपाल के लाखों गैस पीड़ित अपना सब कुछ गंवाकर राजीव गांधी की सरकार के धोखे के शिकार हो गए, और उधर इस समझौते पर मोहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस आर.एस. पाठक रिटायर होने के बाद राजीव गांधी सरकार की अनुशंसा पर इंटरनेशनल कोर्ट के जज बन गए। एक और जस्टिस जो इस बेंच के अंदर बैठे हुए थे, फैसला सुनाने वाली, जो समझौता करवाने वाली बेंच, उसके जस्टिस रंगनाथ मिश्र रिटायर होने के बाद 1998 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सदस्य यानी सांसद बन गए। तो भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति के संयोजक साधना कर्णिक प्रधान का कहना है कि गैस पीड़ितों को जो मुआवजा मिला है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, यानी बेहद ही कम। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये गैस पीड़ितों की अब तीसरी पीढ़ी है जो इस दंश को झेल रही है। वो मुआवजा टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा जितना बटा है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। 99% लोगों को बी मेडिकल कैटेगरी है, क्लेम मेडिकल कैटेगरी, जिसका मतलब है आपको गैस तो लगी थी लेकिन अब आप ठीक हो चुके हैं। 99.9% लोगों को उसका मुआवजा जो है पहले 25,000, जिसमें से 12,000 अंतिम राहत काट के फिर 25,000 प्रोराटा में, तो 50,000 मुआवजे में से अंतरिम राहत कट गई। तो आप सोचिए कि लोगों के हाथ में क्या आया होगा, जिन्होंने वकील की फीस भी दी है, तमाम तरह के खर्चे किए हैं मुआवजा लेने के लिए। मुआवजा तो इनका कुछ लाखों में होना चाहिए था, जो कुछ सैकड़ों तक सीमित होकर रह गया है। आज भी गैस पीड़ितों को, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी याचिका लंबित है, तो ये मुआवजा जो है कम से कम 50 लाख तक तो होना चाहिए गैस पीड़ितों का। दरअसल ऐसा लगता है कि भोपाल गैस कांड के तत्काल बाद दिल्ली और भोपाल में बैठी राजीव गांधी और अर्जुन सिंह की सरकारों ने तय कर लिया था कि मुआवजे की सही रकम लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। यही वजह है कि भोपाल के कई सरकारी डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स में गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को सामान्य बता रहे थे उस दौर में, जिससे यूनियन कार्बाइड को कम से कम मुआवजा देना पड़े। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसकी तरफ इशारा किया है मध्य प्रदेश काडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मोती सिंह जी ने। मोती सिंह गैस कांड के वक्त भोपाल के कलेक्टर थे। वो हादसे वाली पूरी रात प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से पीड़ित हो गए थे। उन्हें 3 महीने के अंदर ही कई गंभीर बीमारियां हो गई, लेकिन उसके बाद भी आईएएस मोती सिंह की मेडिकल रिपोर्ट तक में हेराफेरी की गई। डॉक्टरों ने उनके एक्सरे की रिपोर्ट तक बदलने की कोशिश की। मोती सिंह, आईएएस मोती सिंह ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी का सच। इस किताब के पेज नंबर 172 पर आईएएस मोती सिंह जो लिखते हैं वो पूरे सिस्टम की कलई खोलने के लिए काफी है। वो लिखते हैं कि वरिष्ठ डॉक्टरों का एक ग्रुप यूनियन कार्बाइड के हाथों में खेल रहा था और गैस के प्रभाव को कम करके आंकने पर उतारू था। मेरे साथ जो हुआ इसका एक नमूना है। जब मुझ जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ ये हुआ तो सोचिए सामान्य आम मरीजों के मामले में कैसा नंगा नाच हुआ होगा। 16 अगस्त 1996 को मुझे मुआवजे का अंतिम आदेश मेरे लिए पारित हुआ। मुझे गैस से गंभीर रूप से प्रभावित माना गया, लेकिन इसके बाद भी मुझे मात्र 60,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। हर मुकाम पर गैस पीड़ित फिर से पीड़ित हुए, गैस से नहीं बल्कि खतरनाक नौकरशाही से। वास्तव में गैस पीड़ितों के साथ व्यापक पैमाने पर छल कपट हुआ है, और अगर आपने अपने ही लोग धोखा दे जाएं तो भला गैर लोग क्या साथ देंगे। तो चलिए, मोती सिंह तो एक आईएएस अधिकारी थे, 60-70 हजार रुपए से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन सोचिए उनका क्या हुआ होगा जिनके परिवार का मुखिया चला गया, जिसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया होगा, या फिर गजाला जैसी लड़की जिसकी खूबसूरत आंखें बदरंग हो गई होंगी। बस जिंदा होकर भी तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं तो सिर्फ गजाला जैसे लाखों लोग। अब आप ही बताइए, क्या गजाला की आंखें कभी राजीव गांधी सरकार को माफ कर पाएंगी? लेकिन राजीव गांधी सरकार की नाकामी यहीं खत्म नहीं होती है। आरोप है कि राजीव गांधी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक भोपाल गैस कांड के अपराधी और यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को चुपचाप देश से भगा दिया। दरअसल गैस कांड के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर 1984 की सुबह वॉरेन एंडरसन अमेरिका से भोपाल आया था। भोपाल आते ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उसी दिन दोपहर में ही उसे छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह की सरकार ने वॉरेन एंडरसन को रिहा करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी विमान में बिठाकर उसे दिल्ली रवाना किया।
सोचिए, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस हत्यारे को किसी सरकारी दामाद की तरह सरकारी प्लेन में बैठाकर पूरे सम्मान के साथ दिल्ली भेजा गया और वो दिल्ली से सीधे अमेरिका चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस घटना के बारे में डोमिनिक लापेयर अपनी किताब 5 Past Midnight in भोपाल में लिखते हैं कि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के यूनियन कार्बाइड के साथ काफी लंबे समय से दोस्ताना संबंध रहे थे। एंडरसन को उनसे ऐसी गुस्ताखी की उम्मीद नहीं थी। उस वक्त नई दिल्ली में काफी भय का माहौल था। भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भरोसा दिलाया था कि इस यात्रा के दौरान वॉरेन एंडरसन को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो संदेश साफ था कि मुख्यमंत्री को एंडरसन को छोड़ना ही होगा। सरकार का संदेश यही था कि न्याय की परवाह मत करो। तो बीजेपी के कई नेताओं का आरोप है कि वॉरेन एंडरसन को एक डील के तहत रिहा करके अमेरिका जाने दिया गया। यह डील भारत के प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच हुई थी, जिसके मुताबिक एंडरसन के बदले अमेरिका को राजीव गांधी के बचपन के दोस्त आदिल शहरयार को रिहा करना था। दरअसल आदिल शहरयार इंदिरा गांधी के बेहद करीबी मोहम्मद यूनुस का बेटा था। उसकी पूरा बचपन राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ गुजरा था और अमेरिका में आदिल पर फ्लोरिडा में बम विस्फोट, फर्जीवाड़ा और कई गैरकानूनी गतिविधियों का आरोप था, जिसकी वजह से 1982 में आदिल को अमेरिकी अदालत में 35 साल की सजा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि एंडरसन की रिहाई के कुछ महीनों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को माफी दे दी और उसे अमेरिका की जेल से रिहा कर दिया गया। कांग्रेस पर यह आरोप संसद में सुषमा स्वराज ने भी लगाया था। उधर एंडरसन कितनी आसानी से छूट गया, इसका जिक्र किया है भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने अपनी किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच में। वो इस किताब के पेज नंबर 68 पर लिखते हैं कि 7 दिसंबर 1984 को चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि हवाई अड्डे पर सरकारी प्लेन खड़ा हुआ है और वॉरेन एंडरसन को उसी प्लेन से तत्काल दिल्ली भेजा जाना है। उन्होंने हमें यह भी निर्देश दिया कि 3 बजे तक प्लेन हवाई अड्डे से उड़ जाए। हमसे एक चूक हुई थी। जिस कमरे में एंडरसन को गिरफ्तारी के बाद रखा गया था उसमें फोन लगा हुआ था। एंडरसन ने उस फोन का खूब इस्तेमाल किया और वो बचकर निकल गया। तो ये था भोपाल गैस कांड का सच। वहीं दिल्ली में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की एक खास स्क्रीनिंग की गई। बड़ी हिट हो रही है फिल्म, इसकी बड़ी चर्चा है इन दिनों और प्रधानमंत्री ने द साबरमती रिपोर्ट आज खुद देखी। संसद भवन में विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी जहां पर प्रधानमंत्री ने पूरी फिल्म देखी और साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर यह फिल्म आधारित है और उसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट, जिसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है और विक्रांत मैसी जैसे मजे हुए कलाकार ने इसमें एक मुख्य भूमिका निभाई है। और आज इस फिल्म को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। उनके साथ राजनाथ सिंह भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे और एक स्पेशल स्क्रीनिंग इस मौके पर संसद भवन में रखी गई थी जिसे प्रधानमंत्री ने देखा। और फिल्म की क्रिटिक्स ने भी बहुत तारीफ करी है, आम जनता ने भी बहुत तारीफ करी है और फिल्म में इतने इस विवादित विषय को इतनी निष्पक्षता के साथ और इतनी साफ गोई के साथ दिखाया गया है। पूरा सच एक तरह से आप कह सकते हैं साबरमती एक्सप्रेस में दिखाया गया है गोधरा कांड का, जिसके बाद देश की कई राज्य सरकारों ने इस फिल्म को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे टैक्स फ्री कर दिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस फिल्म को देखा और इस फिल्म की तारीफ भी की। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रसून जोशी, विक्रांत मैसी जिन्होंने इस फिल्म में शानदार भूमिका निभाई है, मुख्य रोल निभाया है, मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और रिपोर्टर बने हैं इस फिल्म के अंदर विक्रांत मैसी। और गोधरा कांड पर यह आधारित फिल्म है। गोधरा कांड 2001 में हुआ था जिसमें 59 का हिंदू कार सेवक मारे गए थे। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में भारत समेत दुनिया भर में क्यों हो रहा है आक्रोश। बढ़िया है, चलो प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान,
करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI, 24 घंटे करते हुए काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और सनातन संस्थाओं, मठों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के खिलाफ हमले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर और खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले भारतवंशियों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश के संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद आक्रोश और बढ़ गया है। और आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बांग्लादेश से लगती पेट्रापोल सीमा पर सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने प्रदर्शन किया। इसमें हिंदू जागरण मंच और अन्य धार्मिक समूहों के सदस्यों के अलावा बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और कार्यकर्ता भी बीजेपी के शामिल हुए। और जम्मू में डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने भी बड़ी तादाद में बांग्लादेश की यूनिट सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली इकाई ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें कई समुदाय, अन्य समुदायों के लोग भी शामिल हुए, धर्मगुरु भी शामिल हुए कई समुदायों के। तो वहीं मुंबई स्थित बांग्लादेश उप उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने जागृतो बांग्ला संस्था के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और उप उच्चायुक्त बांग्लादेश के जो मुंबई में उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। और इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वालों ने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हुए नारेबाजी की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध की लहर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल रही है। कनाडा में बसे हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में हिंदू अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। आपको बता दें कि 5 अगस्त को शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए हैं। आए दिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों पर हमले की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देखते रहिए DD न्यूज़।